चैप्टर 7 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या है, देखो हमारी बॉडी में ना नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। ये जो नर्वस टिश्यूज़ है ना, कुछ सेल से बने होते हैं। उन सेल्स में जैसे न्यूरॉन आ गए और न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स क्या है, इस टिश्यू का 50% से भी ज़्यादा बनाते हैं। उनमें कुछ एग्जांपल है स्वान सेल्स, एरिस्टोसाइट सेल्स, मीरोग्लायल सेल्स, ठीक है। और क्या नाम है, न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक साइटोन होता है, उसको सोमा भी बोल सकते हैं, कैरियोन या सेल बॉडी भी कह सकते हैं। उसकी कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, डेंड्राइट और एक्सोन। डेंड्राइट क्या होती है, बहुत सारी होती है, ब्रांच्ड होती हैं। एक्सोन एक सिंगल होगी, अनब्रांच्ड होगी, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा ये नर्वस सिस्टम कहाँ देखा गया था, मतलब पहला जो फाइलम था वो नाइडेरिया था, इसमें एक नर्व नेट था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। बात करें, देखो साइटोन जो सेल बॉडी है, इसमें साइटोप्लाज्म होगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे माइक्रोकॉन्ड्रिया ये सब होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे RER, ये RER जो है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एक्सोन में नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें इसे नेशनल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। अच्छा, RER का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन बनवाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनवाते हैं, ठीक है। और बात करो, इसमें एक सेंसिटिव पार्ट होता है सेल बॉडी के जो बिल्कुल नीचे और एक्सोन के बिल्कुल पास में, एक्सोन हेलिकल। इसमें जैसे सिग्नल आएगा वो बहुत जल्दी से क्या करेगा, आगे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। एक्सोन जो होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलेमा कहते हैं, और इसका प्लाज्मा जो होता है उसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और ये पूरा एक एक्सोन बना होता है, ठीक है। एक्सोन में अगर ये एक्सोन के साइड में स्वान सेल्स लगे होते हैं। इन दो स्वान सेल्स के बीच में क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। जो स्वान सेल्स होते हैं वो एक क्या नाम है, माइलिनेटेड शीट को प्रोड्यूस करते हैं। ये वाइट कलर की होती है, इंसुलेटर की तरह। इसके अंदर से सिग्नल पास नहीं हो सकते, ठीक है। अब हर स्वान सेल नहीं करते कि भाई हर ही माइलिन करें। जो करते हैं उन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, जो स्वान सेल्स है वो PNS में करते हैं, और CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट वाले सेल माइलिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, जहाँ एक्सोन की एंडिंग होती है वहाँ पे देखोगे तो साइनेप्टिक नोब मिलेगी आपको, और साइनेप्टिक नोब के अंदर होता है साइनेप्टिक वेसिकल, जिसमें स्टोर होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो किसने बनाया था, RER ने, नेशनल ग्रैन्यूल्स ने, ठीक है। तो सेल बॉडी, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। अब बात करते हैं ये मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये डेंड्राइट से आता है, सेल बॉडी में जाता है, और उसके बाद एक्सोन तक जाता है। इसका यूनिडायरेक्शनल होता है, ऐसा नहीं है कि एक्सोन से सेल बॉडी जाएगा और फिर डेंड्राइट नहीं आएगा। डेंड्राइट में से एक जो न्यूरॉन सेल की बात कर रहे हैं, उसमें पहले डेंड्राइट्स रिसीव करेंगी सिग्नल को, वो सेल बॉडी को भेजेंगी और वो एक्सोन को भेजेंगी। फिर ये एक्सोन दूसरे उसके डेंड्राइट को देगा। तो अब सिग्नल बहुत सारी जगह से आ रहे हैं, मतलब ये वाले डेंड्राइट इधर। तो इस प्रकार के जो सेल्स होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, हमारे ब्रेन में पाए जाएंगे। अगर मानो एक ही जगह से सिग्नल आ रहा है और एक ही जगह से जा रहा है, तो वो हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन। ये इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, हमारे में नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक सिग्नल एक जगह से आ रहा है और दूसरी जगह से, मतलब एक डेंड्राइट रिसीव कर रही है और एक्सोन उसे भेज दे रहा है। ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं बायोपोलर न्यूरॉन्स, और ये हमारे रेटिना में पाए जाते हैं, आँख के रेटिना में। और एक तरीके के और न्यूरॉन्स होते हैं, हमें लग रहा होता है कि ये ना वहीं से सेल मतलब आ रही है और वहीं से जा रहा है, बट ये आगे जाके बना लेते हैं कि बायोपोलर की तरह। तो इन्हें हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये पाए कहाँ जाते हैं, डोर्सल रूट्स ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की।
ठीक है। ओके, अब ये सिग्नल कैसे कैसे एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो देखो, एक डेंड्राइट्स ने पकड़ा, फिर एक्सोन तक गया, तो इसके बीच में क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक वो होगा, इलेक्ट्रिकली मतलब चार्ज के हेड, मतलब चार्ज के डिस्टरबेंस से इसमें मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ये स्वान सेल्स है, माइलिनेटेड लेयर्स है, वहाँ पे तो देखो ऐसा हम इलेक्ट्रिकल नहीं कर सकते, तो ऐसे जंप कर करके जब एक सेल के मतलब इस स्वान सेल के ऊपर से ऐसे ऐसे जाते हैं, उसे कहते हैं सोलिटेटरी कंडक्शन, जंपिंग हो रही है। ये बहुत फास्ट मेथड होता है। इसका फ़ायदा क्या है, इसमें ना कम एटीपी यूज़ होती है, और ऐसे जिसमें न्यूरॉन में माइलिन है वो माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होती है उसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब अगर मान लो ये क्लेफ्ट दो, अगर सुनो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट का गैप 2 नैनोमीटर से कम है तो वो इलेक्ट्रिकली, एक से इलेक्ट्रिक आया दूसरे में भी इलेक्ट्रिक रहेगा। अगर वो क्लेफ्ट 2 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो क्या होगा, केमिकल साइनेप्स होगा, ठीक है। इसका कुछ बेनिफिट भी है, इसमें जो केमिकल आता है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आते हैं वो एक्साइटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। यहाँ तो जो आएगा जैसे एक्साइटरी है तो एक्साइटरी, और इनहिबिटरी है तो इनहिबिटरी, और इसमें क्या एक्साइटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को ट्रांसमिशन होता है। अगर इसकी स्पीड बनानी हो, कंडक्शन करनी हो, तो माइलिनेटेड कर दो, डायमीटर बढ़ा दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को समझेंगे। देखो, अगर हम न्यूरॉन की जो एक्सोलेमा है, ऐसे पढ़ रहे थे न्यूरॉन, हम ऐसे पढ़ लेते हैं, तो एक्सोलेमा है ना, ठीक है, और उसके अंदर एक्सोप्लाज्म है। तो एक्सोलेमा के बाहर क्या होगा ना, सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अंदर क्या होता है ना, पोटेशियम आयंस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में क्या हो रहा है ना, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो -70 मिनी वोल्ट है, ठीक है। और लीकी चैनल्स क्या होते हैं, इसमें से सोडियम पोटेशियम बाहर जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं, ऐसा काम होता है, ठीक है। इसकी परमेबिलिटी मतलब सोडियम बहुत ज़्यादा बाहर जाता है, ठीक है, मोर होती है देन सोडियम से। इसमें क्या नाम है ना, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, जो क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और दो पोटेशियम को अंदर लाता है। तो जैसे आप कोई सिग्नल आएगा, सिग्नल की कोई मतलब किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू का, मतलब कोई एक सिग्निफिकेंट वैल्यू का, जिससे ये सिग्नल आगे ट्रांसफ़र हो गए। तो जैसे 50 से 65 के अंदर का आया, तो अब क्या होगा, सोडियम अंदर भरना चालू होंगे, मतलब वोल्टेज पंप होता है ना, क्या होता है ना, एक एक्सोप्लाज्म में कुछ लीकी चैनल होते हैं, वोल्टेज पंप होता है, और वोल्टेज गेट्स होते हैं, लीकी चैनल्स होते हैं। लीकी चैनल हमेशा ओपन रहते हैं। वोल्टेज गेट्स जब भी ओपन होते हैं जब कोई सर्टेन वैल्यू का स्टिमुलस आएगा, ठीक है। और होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो एटीपी की हेल्प से काम करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वोल्टेज गेट्स खुल जाएंगे, उसमें से सोडियम अंदर आएगा, अंदर एक्सो प्लाज्म में भरना लग जाएगा, इन्फ्लक्स होगा सोडियम का, ठीक है। डीपोलराइजेशन हो जाएगी, अंदर मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और बाहर के कंपैरिजन में एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। फिर जब ये रेस्टिंग पे जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज चैनल पोटेशियम के लिए खुल जाएंगे और पोटेशियम बाहर भाग जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर अंदर कम पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर के उससे, तो अब क्या होगा, रीपोलराइजेशन हो जाती है। अब हमने चार्जेस को तो मैनेज कर दिया कि अंदर क्या है, कम पॉजिटिव है बाहर के कंपैरिजन में। बट अब आयंस उल्टे हो गए कि पहले क्या था, पोटेशियम आयन एक्सोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा थे, अब क्या है, बाहर एक्सोप्लाज्म के बाहर बहुत ज़्यादा क्या है, पोटेशियम आयंस है। तो अब क्या करेंगे हम, सोडियम पोटेशियम पंप लगाएंगे, जिससे सोडियम पोटेशियम पंप से 3 पोटेशियम को बाहर फेंकेगा और 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को अंदर डालेगा सेल के, ठीक है। अब एक ग्राफ है मेरे नोट्स में, उसमें क्या है ना,
जैसे कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस आता है तो एकदम ग्राफ बढ़ता है, डीपोलराइजेशन होती है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, ठीक है। फिर रीपोलराइजेशन पे फ्लक्स ऑफ पोटेशियम होता है। फिर जाने के बाद क्या है, अगर वो चैनल बहुत ज़्यादा देर के लिए खुल गए तो और ज़्यादा नीचे तक चला जाएगा, वो हाइपर पोलराइजेशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ओके, अब केमिकल ट्रांसफ़र जान लेते हैं। केमिकल ट्रांसफ़र में क्या होता है, अगर जो एक्सोन टर्मिनल था उसके अंदर का क्या, एक्सोन टर्मिनल के नीचे क्या था, सिनेप्टिक वेसल थी। तो अब हम जैसे नोट्स में देख रहे हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ऊपर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, सिनेप्टिक वेसल्स है, पेरी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर्स है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जैसे मैसेज आता है डिपोलराइजेशन की वेव आई, तो क्या हुआ, कैल्शियम अंदर घुसेंगे इसके अंदर सिनेप्टिक वेसल के अंदर, तो फिर क्या होगा, ये सिनेप्टिक वेसल के अंदर नहीं, मतलब इसके अंदर, तो फिर ये सिनेप्टिक वेसल्स परमेएबल हो जाएगी, और फिर क्या नाम है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आगे रिलीज कर देगी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये क्लेफ्ट में जाने के बाद क्या करेंगे, रिसेप्टर से जुड़ जाएंगे और आगे इसको क्या कर देंगे, मैसेज को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर, अब बात करें, अगर एक्साइटेटरी है तो आगे डीपोलराइजेशन होगा, अगर इनहिबिटरी है तो रीपोलराइजेशन होगा आगे वाले किसमें, न्यूरॉन में, ठीक है। तो एक्साइटेटरी के कुछ एग्जांपल है, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, और क्या है, एसिटोकोलिन, ठीक है। और इनहिबिटरी के डोपामीन, सेरोटोनिन, गाबा और ग्लैनिक, ठीक है। अगर मान लो हमारी बॉडी में लो एसिटोक्लाइन हो, एसिटिकोलिन हो जाए तो क्या होता है, हमें अल्जाइमर हो जाता है, हमें क्या नाम है, भूल जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। लो गाबा हो जाए तो हंटिगोनेस कोरिया ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लॉस ऑफ डोपामीन हो, कि कम डोपामीन रिलीज होगा तो क्या होगा ना, पार्किंसंस हो जाएगा। पार्किंसंस में क्या होता है, जैसे ये हाथ के ऐसे से वाइब्रेट होता रहता है, ये रुक नहीं पाता है, ठीक है। और अगर डोपामीन बढ़ जाए हमारी बॉडी में, ज़्यादा हो जाए डोपामीन, तो क्या होगा, हमें हेलुसिनेशन हो जाएंगे, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा, आवाज़ दिखाई देगी, लाइट सुनाई देगी। पार्ट 1 कंप्लीट।